मरुदर और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। खबरों की शुरुआत करेंगे। राजस्थान से होगा भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है। अलवर से भाजपा कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि भूपेंद्र यादव ही भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। सामाजिक समीकरणों को साधने में माहिर है भूपेंद्र यादव। आरएसएस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी भी माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बेहतर तालमेल है इनका। संगठन के कुशल रणनीतिकार भी माने जाते हैं भूपेंद्र यादव। अलवर से सांसद हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। इलाके में उनकी सक्रियता और काम की तूती बोल रही है। पीएम मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद भी माने जाते हैं। रणनीति बनाना यूएसपी कोई सानी नहीं है, निजी महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि संतोषी होना बड़ी पहचान माना जाता है। देखिए, मैं अलवर जिला भाजपा पार्टी का करीब 35 वर्षों से हम सेवा करने में लगे हुए हैं। पार्टी के हम एक सिपाही की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह नीचे से चल के आए। आज पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है, जिला प्रवक्ता बना रखा है भारतीय जनता पार्टी का अलवर दक्षिण का। भूपेंद्र यादव जी जब से अलवर के अंदर चुनाव लड़े, आज 1 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। विकास का जो काम करने का उनका तरीका है, नज़रिया है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं। उन्होंने एक वकील की भांति अपने हर केस में जिस प्रकार एक क्लाइंट केस देता है, उस केस को लड़ते हुए हर पहलुओं पे, हर बिंदुओं पे बहुत गहराई से चिंतन करते हैं और उसको मकसद होता है कि इसको हम अपना मुकदमा जिताएं, उसको विजयश्री दिलाएं अपने मुकदमे के अंदर। उसी प्रकार उनका काम करने का जो तरीका है, जो नज़रिया है भूपेंद्र जी का, ऐसे प्रत्येक पहलू गांव, ढाणी और प्रत्येक तहसील स्तर पर जाकर आम जनता से, पब्लिक से मिलके अभी उन्होंने संवाद संपर्क सांसद एक अभियान चलाया हुआ है। प्रत्येक ढाणी में, तहसील में जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनकी जो समस्याएं होते हैं उन्हें लेते हैं। किसी और नेताओं की तरह उन्हें कचरे की टोकरी में डालने का काम नहीं करते, उनकी समस्याओं को सुन के उनका निराकरण करने का काम करते हैं। उसके और इसी खबर पर न्यूज एडिटर मनीष शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनसे ज्यादा एनालिसिस लेंगे। मनीष, वो कौन सी बात है या फिर वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनके चलते केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है? बिल्कुल चारू, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब पूरा हो जाएगा। जून 2025 वो आखिरी तिथि थी, यानी 30 जून, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया। अगर हम बात करें तो आधा दर्जन नाम इस दौड़ में शामिल हैं जो कि बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ भूपेंद्र यादव ही सबसे आगे चल रहे हैं। आपने इसका वजह पूछी तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि बहुत अवसर मिले मुझे जब मैंने भूपेंद्र यादव का चुनाव कैंपेन भी कवर किया, उनका कई बार साक्षात्कार भी किया, तो उस व्यक्तित्व की सबसे बड़ी जो खूबी है वो है कम बोलना और काम करना। आपको याद होगा राजस्थान विधानसभा का चुनाव, जिसकी पूरी रणनीति भूपेंद्र यादव ने बनाई। इसमें कोई दो राय नहीं कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्वाधिक प्रिय राजनेताओं में शामिल है भूपेंद्र यादव। लोकसभा चुनाव जहां से वो चुनाव जीतकर संसद तक पहुंचे, मैं उस पूरे कैंपेन का साक्षी रहा और वहां मैंने देखा कि किस तरीके से पब्लिक इंटरेक्शन करते हैं भूपेंद्र यादव। ज्यादातर लोग जो उनके निर्वाचन क्षेत्र अलवर के हैं, उनको नाम से जानना, सबके अभिवादन का जवाब देना, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं के बीच में जाना और उन तक अपनी बात कहना। सबसे खास बात जो उनके अधीन इस समय मंत्रालय है, वन एवं पर्यावरण। तो अगर आप पिछले 1 साल का कार्यकाल देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत से ऐसे मामले हुए जहां पर वन क्षेत्र को बढ़ाने से लेकर के वन क्षेत्र की विवादित जमीनों को एक बार फिर वन मंत्रालय को दिलवाना, अलग अलग राज्यों में वन भूमि का किस तरीके से विस्तारीकरण हो, पर्यावरण को लेकर के किस प्रकार से केंद्र स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन, ये सब भूपेंद्र यादव के नेतृत्व की सबसे बड़ी सफलता है। और जैसा मैंने बताया, काम में विश्वास करने वाले, साथ ही साथ एक बहुत ही सफल अधिवक्ता यानी एक एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक प्रैक्टिस की है। साथ ही सबसे अहम बात कि उन्होंने जिस बात को भी लेकर आगे बढ़ाया उसको पूरा किया। जहां उनको जिम्मा केंद्र ने जिस राज्य का भी दिया, चाहे मैं राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करूं या किसी अन्य राज्य में जहां पर भी उनको प्रभारी बनाकर भेजा गया,
ये इत्तेफाक नहीं है, ये उनकी काम की सफलता है कि वहां पर बीजेपी का राज बना, बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। राजस्थान में ये एक सबसे बड़ी मिसाल है और इसी के चलते बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था और जब राज्यसभा के बाद उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया तो वो भी अपने व्यक्तित्व की वजह से बहुत आसानी से उस चुनाव को जीत गए और साल 2024 में उन्होंने राज्यसभा का कार्यकाल बाकी रहते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। सबसे बड़ी एक और खासियत अगर जो मैंने भूपेंद्र यादव की नजदीकी से महसूस की कि कार्यकर्ताओं का सम्मान, निचले स्तर का कार्यकर्ता जो कि मंडल स्तर तक का कार्यकर्ता है, उसको भी मैंने देखा भूपेंद्र यादव ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान पूरे वक्त साथ रखा, पूरी तवज्जो दी और जो काम उसके जिम्मे सौंपा उसके बारे में वो फीडबैक लेते रहे। यानी कि एक काम करने का जो तरीका है, ए से शुरू होकर जेड से पहुंचने का, यानी कि सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने की जो एक प्रक्रिया है, संभवतः भूपेंद्र यादव जैसे नेता कम ही होंगे जो उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल 6 नेताओं के नाम कहा जा सकता है कि फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस में शामिल हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ी बात जो भूपेंद्र यादव के पक्ष में जाती है, सरल सौम्य व्यक्तित्व के साथ साथ जातिवादी समीकरण। भूपेंद्र यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं और बीजेपी ओबीसी चेहरे को सबसे आगे लाना चाहेगी। उसकी वजह यह है कि राजस्थान समेत मूल ओबीसी में इस समय बीजेपी ने एक अभियान चला रखा है कि मूल ओबीसी जो वस्तुतः कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, उसको आगे लाने के लिए जरूरी है कि एक ऐसा चेहरा सामने लाया जाए और उसको पार्टी के शीर्ष पद पर बिठाया जाए ताकि एक मैसेज मूल ओबीसी में जाए कि हमने आपके बीच में से एक नेता को चुना और उसे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो कुल मिलाकर जातिगत समीकरण, भूपेंद्र यादव का व्यक्तित्व, उनका अनुभव और सबसे बड़ी बात महज 56 साल उनकी उम्र है, एक लंबा समय है उनके पास पार्टी को आगे ले जाने का। और इस दौरान चूंकि बीजेपी के सामने बिहार के अलावा कुछ अन्य राज्य ऐसे हैं जहां पर अगले 2 साल में चुनाव होने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण राज्य जिसमें बिहार, पश्चिमी बंगाल, केरल, ये वो राज्य हैं जहां पर अगले 2 साल में विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। और अगर भूपेंद्र यादव इन तमाम जगहों पर जाते हैं तो वहां उनको लोग जानते हैं, जाना माना चेहरा है और ऐसे में निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा। तो ये वो तमाम बातें हैं जो भूपेंद्र यादव को इस दौड़ में सबसे आगे लाकर खड़ा करती हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, अगले कुछ दिनों में जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय हो तो भूपेंद्र यादव के सिर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सेहरा सज जाए। बिल्कुल। और मनीष, जिस तरीके से आपने बताया और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है कई राज्यों में, तो क्या इसीलिए भी ओबीसी का एक चेहरा ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और इसीलिए क्या भूपेंद्र यादव सबसे आगे चल रहे हैं रेस में? बाकी जो एस्पेक्ट्स है उनके अलावा भी क्या ये एस्पेक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है? चारू, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि सबसे अहम होता है जातिगत समीकरण। और अगर हम बीजेपी की अब तक की रणनीति को देखें तो आप देखेंगे कि राजस्थान से उपराष्ट्रपति चुना गया जगदीप धनखड़ को। क्यों चुना गया हम जानते हैं इस बात को, क्योंकि जाट वोट बैंक को साधना बीजेपी का विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा मकसद था और पूरे देश में एक संदेश गया जब जगदीप धनखड़ इस देश के उपराष्ट्रपति बने। ठीक इसी तरीके से कुछ राज्यों की अगर हम बात करें जहां पर खासतौर पर अगर मैं बिहार चुनाव जो हो सकता है अगस्त या सितंबर में हो जाए, तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, और अगर आप पूरी पृष्ठभूमि देखें तो यादव सबसे ज्यादा वोटर हैं बिहार में। और ऐसे में उस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए भूपेंद्र यादव को अगर एक बड़े चेहरे के तौर पर सामने लाया जा सकता है तो उसका फायदा निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी की जो कोर कमेटी में शामिल नेता हैं वो हर पहलू को बहुत ही बारीकी से जांचते और परखते हैं। भूपेंद्र यादव का अपने नेताओं के साथ जिस तरीके का समन्वय है, जो उनके कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की जो उनकी प्रणाली है, इसके अलावा जातिगत, ये तमाम वो चीज़ सकारात्मक है जो भूपेंद्र यादव के पक्ष में जाती हैं और इन अध्यक्ष पद के बाकी के नामों में उनको सबसे अलग और सबसे आगे खड़ा करती हैं। चारू, एक और अहम सवाल मेरे दिमाग में आया है मनीष, राजस्थान पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? भूपेंद्र यादव राजस्थान से आते हैं और दूसरा सवाल ये कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं तो उस पर भी क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी काफी पहले से और मजबूती से जमीनी स्तर पर अपना काम करना शुरू कर देती है। चारू, आपके सवाल का आधा जवाब तो मैंने बिहार चुनाव के संदर्भ में दिया। अब आपने उसमें उत्तर प्रदेश राज्य को जोड़ा है जहां साल 2027 में चुनाव होने। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश
वो राज्य है जहां पर यादव वोट बैंक बहुतायत में है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव या यूं कहें समाजवादी पार्टी इसी वोट बैंक के सहारे सत्ता में आती भी रही है और बीजेपी इस बात को जानती है कि एक बार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वहां से सफाया हो चुका है, तो अगर बीजेपी की कोई प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदी है तो वो है समाजवादी पार्टी। और ऐसे में भूपेंद्र यादव को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष या एक बड़ा चेहरा बनाया जाता है तो इसका निश्चित रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में लाभ मिलेगा। बात आपने राजस्थान की राजस्थान के कार्यकर्ताओं के लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती अगर भूपेंद्र यादव राजस्थान से बतौर अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचते हैं। चारू खास बात यह है कि भूपेंद्र यादव मूलतः अजमेर के रहने वाले हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी अजमेर में हुई और इसीलिए पार्टी ने उनको अलवर संसदीय क्षेत्र से टिकट देकर लोकसभा में भेजा। हालांकि भूपेंद्र यादव का बहुत असर हरियाणा, जो कि हमारा पड़ोसी राज्य है, वहां पर भी है। बावजूद उसके बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भूपेंद्र यादव की राजस्थान में है, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र जो है वो अजमेर है। इसके अलावा उनका संसदीय क्षेत्र अलवर है। तो निश्चित रूप से राजस्थान के तमाम छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता इस बात को लेकर निश्चित रूप से खुशी होंगे कि भूपेंद्र यादव पार्टी का इतना बड़ा पद हासिल करते हैं। चारू, बहुत शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो न्यूज़ एडिटर मनीष शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़े थे और एनालिसिस इन्होंने दिया है कि क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का नाम चल रहा है। क्या वो समीकरण है जिनको साधते हुए सबसे आगे पहुंचे हैं भूपेंद्र यादव, और क्या इम्पैक्ट इसका राजस्थान समेत तमाम राज्यों पर पड़ेगा, कितना फायदा इसका बीजेपी को मिलेगा?